नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं CHSL 12 अप्रैल 2021 के शिफ्ट 1 में पूछे गए इंग्लिश के प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है। एज यू नो वेरी वेल, रीअरेंजमेंट में हम करते क्या है, सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस को ढूंढते हैं। उससे भी पहले आप ये समझो कि ये जो रियल सीक्वेंस दिया गया है ABCD, ये रियल सीक्वेंस नहीं है। हो सकता है पहला सेंटेंस आपका शी हो जाए। ऐसे टर्म को हम अरेंजमेंट सेक्शन में रखते हैं और फिर अरेंज करते हैं। तो देखो, ABCD इन चार सेंटेंसेस को अलग अलग सीक्वेंस में रखा गया है। आपको एक रियल सीक्वेंस बनाना है। सेंटेंस की शुरुआत कौन करता है? आपको पता है, सेंटेंस की शुरुआत या तो नाउन से होगा या उसका रिप्लेसमेंट प्रोनाउन से होगा, या फिर नाउन फ्रेज से भी हो सकता है, कोई वैसी स्टेटमेंट से। तो पहला टर्म है देयर ही ब्राउट देम। आपने यहां पे देखा लिखा हुआ है देम। देम किसी दो प्लूरल नाउन के लिए आया होगा। फिर सेंटेंस की शुरुआत ही से कर रखा है, मतलब इसमें नाउन कहीं ना कहीं है, तभी तो प्रोनाउन आया है। इट मीन्स सेंटेंस की शुरुआत भी नहीं कर सकता, तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन एलिमिनेशन करने का तरीका यही है कि आप आंसर के करीब पहुंचो। अब देखो, सेंटेंस की शुरुआत आपको पता चल गया कि वो डी करेगा, और इसलिए करेगा कि लिखा हो वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल। एन ओल्ड मैन इट मीन्स नाउन, और नाउन का रिप्लेसमेंट ही तो प्रोनाउन है। और आप देखो यहां लिखा हुआ सेकंड में ही फाउंड द टू चिल्ड्रेन एंड द बास्केट। दो बच्चों के लिए क्या आया हुआ है? देम। हर जगह सेंटेंस में देम ले रखा है, तो कहीं ना कहीं डी के जस्ट बाद सी आएगा। ही फाउंड द टू चिल्ड्रेन एंड द बास्केट, ही टुक देम अवे टू हिज हार्ट। वह अपना उसे घर ले गया। एंड देयर ही ब्राउट देम अप एज हिज ओन चिल्ड्रेन। वहां पे उन्होंने अपने उन दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह लालन पालन किया। तो ये बात तो फैक्ट पता चल गया कि डी के बाद आपके पास दो टर्म था, या तो सी ले सकते थे या बी। तो डी के जस्ट बाद आपको सी लेना पड़ेगा, सी के बाद बी आएगा एंड बी के बाद ए आएगा। जैसा कि ये सेंटेंस का मीनिंग है कि पहले वह जंगल गया, दो बच्चे को पाया, उन दोनों बच्चों को अपना घर ले गया, और फिर उन दोनों बच्चों को अपने बेटे की तरह लालन पालन किया। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, डी सी बी ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम सेक्शन का है अ फार क्राई। अ फार क्राई की एग्जैक्ट मीनिंग होती है दूर की बात। जैसे बोलते हैं ना कि अंग्रेजी तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस वायरस से काबू पाना इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं, बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस सेंस में कह सकते हैं, सो द इराडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल अ फार क्राई। दैट मीन्स दूर की बात, वेरी डिस्टेंस, नॉट वेरी नियर, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी फास्ट। एक और मीनिंग जान लेंगे। इराडिकेशन का मतलब होता है इराडिकेट करना। इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, जिसे रूट से आप हटा देते हैं, उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। या एक और टर्म याद रखेंगे, टू गेट रीड ऑफ, काबू पाना है ना, उससे निजात पा जाना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब होता है बदले में। इंस्टॉल से बनी है इंस्टॉलमेंट। ये दोनों ऑप्शन तो सही है, स्पेलिंग्स की सही है। इंस्पायर का भी सही है। योर आंसर विल बी इंस्टेंस, जिसकी स्पेलिंग गलत रखा गया है इंस्टेंस, TANCE नॉट ENCE। इंस्टेंस मीनिंग क्या होती है उसकी? एग्जाम्पल, उदाहरण। तो मैंने उनका एग्जाम्पल भी रख दिया ताकि आप आसानी से इसे याद कर सकें। एक और वर्ड मैंने रखा इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब है इनकरेज करना, स्टिमुलेट करना। इट मीन्स प्रोत्साहित करना। तो देखो, इंस्पायर प्रेरित करना, उसी से एक मैंने वर्ड रखा है इम्बोल्डन। सिनोनिम्स नहीं कह सकते, लेकिन प्रोत्साहित, इनकरेज करने के सेंस में इम्बोल्डन आता है। तो योर आंसर विल बी इंस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट टर्म आपका इंप्रूवमेंट सेक्शन का है। अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। द हाउस हैज बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर। हम लोग के वहां पहुंचने से पहले हाउस जो है ऑक्शन कर दिया गया, नीलामी कर दिया गया। जब हाउस की नीलामी हो गई तो पता है इस तरह का स्टेटमेंट आप ऐसे बनाते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। कहीं ना कहीं वहां पे एक्शन ऐसे ही डिनोट करते हैं। उसके लिए दो स्ट्रक्चर है, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर से पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, और वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 अदर वर्ड्स, और फिर इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, दैट इज द सिंपल पास्ट टेंस। अगर सेंटेंस में आफ्टर का प्रयोग कर दिया गया तो
तो आफ्टर मतलब होता है बाद, बाद वाला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पहले वाला हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। आप देख पा रहे हैं V2 का टर्म है V2 सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट का टर्म होता है एंड हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट का टर्म है। तो बस इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। बिफोर मतलब होता है पहले, तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट, आफ्टर मतलब होता है बाद, तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट। उससे दोनों साइड आप सिंपल पास्ट रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हाउस हैज बीन ऑक्शन, और आपको यह भी पता है हैज, हैव, हैड के साथ अगर बीन का टर्म आता है तो आप पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। हैव बीन, हैज बीन प्लस V3, so the house has been auctioned. Your answer will be option D, has been auctioned. यहां पे रखा है had been auctioned, was auctioning, no substitution तो है नहीं चूंकि इंप्रूवमेंट तो करना ही करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम्स ऑफ रिजॉल्व, बहुत ही सिंपल। रिजॉल्व का मतलब होता है सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना या किसी के डिस्प्यूट को सेटल कर देना। तो आइए देखते हैं। रिजॉल्व की मीनिंग मैंने रख दिया शैटल, शॉर्ट आउट, टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ओके, सो योर आंसर विल बी रिफ्यूज। चूंकि आपने किसी के प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया या फिर आप इनकार कर गए तो उससे उसका ऑपोजिट तो रिफ्यूज ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो रिफ्यूज ही था। अब आप देखो डिसाइड मतलब तो निर्णय लेना होता है, एग्री सहमत होना, एनालाइज विश्लेषण करना। तो रिजॉल्व का अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एक ही मात्र ऑप्शन आपके पास बचा है, रिफ्यूज। एग्जैक्ट सेंस नहीं है बट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म है सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑफ प्रीशियस, एज यू नो वेरी वेल, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। तो कीमती का उल्टा क्या होगा, सस्ता। प्रीशियस का उल्टा क्या लेना पड़ेगा, चीप। आंसर तो आपको चीप पता चल गया। मैंने प्रीशियस का कुछ वर्ड्स भी रख दिया जो आपको याद रखना चाहिए, सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स है, वैल्यूएबल, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, हाई प्राइस्ड एंड डियर। ये प्रीशियस का सिनोनिम्स होगा। एक और वर्ड देखो, एक्जॉर्बिटेंट मींस प्राइसी, एक्सेसिव और इनॉर्मस। एक्जॉर्बिटेंट क्लियर है, प्राइसी महंगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा चिप, और आपने कुछ शब्दों को भी देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, साउंड से जब स्पीड ग्रेटर देन हो, इट मींस आप ये कह सकते हैं कि साउंड जो है, एक्चुअली साउंड जो है लेस देन हो गया, फिर स्पीड को आपको ज्यादा बताना है, स्पीड ग्रेटर देन साउंड। तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक साउंड होती है, सबसोनिक। स्पीड लेस देन साउंड, जब स्पीड जो है, स्पीड साउंड से ज्यादा लेस देन है, इट मींस आप ऐसे कह सकते हैं साउंड ज्यादा हो गया। क्लियर है जी। तो आपको इस टर्म के लिए तो एक वर्ड आपके पास है सबसोनिक, बट योर आंसर विल बी सी ऑप्शन, कैकोफोनिक। पता है कैकोफोनिक मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड एंड हार्मोनिक रिलेटेड टू म्यूजिक, और आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। तो कहीं ना कहीं कैकोफोनिक मतलब है हार्श एंड जैरिंग साउंड, वैसा साउंड जो बड़ा कर्कश हो। एंड यूफोनी, यूफोनी एक शब्द है जिसका मतलब होता है प्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट साउंड। क्लियर है जी, प्लीजेंट साउंड। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, नॉट डी। डी जो है वो सबसोनिक वर्ड है, योर आंसर विल बी सुपरसोनिक। नेक्स्ट टर्म प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब है सेंसिबल, स्किल्ड, आप कह सकते हैं उसे केयरफुल। और आप देखो रैकलेश मतलब तो नेग्लिजेंट, लापरवाह। रूड मतलब असिस्ट होना, रूड बिहेवियर जिसको आप कहते हो, इम्पोलाइट, इंसोलेंट। हैस्टी मतलब आप कह सकते हैं जल्दबाजी में जो चीज करते हैं आप, दैट इज द इम्पेचुअस, रेस्टलेस। योर आंसर विल बी कॉशियस। तो पता लग रहा है कि प्रूडेंट व्यक्ति अलर्ट भी होता है, कॉशियस भी होता है। क्लियर जी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लीव, जहां पे मॉन्क्स रहते हैं वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, मॉनेस्ट्री। योर आंसर इज मॉनेस्ट्री। स्तूप टेंपल पता है, स्तूप माउंट लाइक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम स्तूप बोलते हैं। एंड पैगोडा एक्चुअली टावर ऑफ बुद्धिस्ट, टावर नुमा शेप जो होती है। और मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री तो पता है आपको, रिलीजियस हाउस ऑफ मॉन्क्स, जहां मॉन्क्स रहते हैं उसे मॉनेस्ट्री कहते हैं।
अब आप देख सकते हैं ये स्तूप है, ओके, मॉनेस्ट्री जहां मॉन्क्स रहते हैं। पैगोडा पता है एक टावर नुमा शेप, वो भी एक धर्मस्थल ही है ना। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये हिंदुओं के लिए भी हो सकता है, माने अलग अलग धर्म संप्रदाय में इस तरह के स्ट्रक्चर टेंपल का बना होता है, दैट इज द पैगोडा। एंड द नेक्स्ट वर्ड टेंपल, ये तो पता है। तो कहीं ना कहीं ये फिगर से भी आप ये पता कर सकते हैं, उस वर्ड को अपने ब्रेन में रख सकते हैं, स्तूप, मॉनेस्ट्री, पैगोडा, एंड द लास्ट वन इज टेंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट सेक्शन का है। एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हम ओपनिंग क्लॉज को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? ओपनिंग क्लॉज। आइए देखते हैं। दिस फ्लाइट takes place on a hot summer day. It has a pair of wings but beats them off after its wedding flight. In the heat, the queen leaves the nest and goes out to meet a drone high up in the air. The queen is the mother of entire population of a colony of ants. Simply आपको पता लग रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत दिस फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट भाई? इससे पहले तो चर्चा होगा उस फ्लाइट की, तो आपका सेंटेंस ए शुरुआत नहीं करेगा, ऑप्शन डी कट गया। फिर इट हैज, इट किसके लिए आया? कोई ना कोई नाउन आया होगा, तब इट का प्रयोग होगा। इट मींस सेंटेंस जो बी शुरुआत कर रखा है, ये ऑप्शन भी गया। एंड इन द हीट द क्वीन लिव्स द नेस्ट, हीट में गर्मी के दिनों में जो क्वीन है वो अपने घोंसला को छोड़ देती हैं और बाहर चली जाती हैं, हाई अप इन द एयर। तो आप सोचो कि सबसे पहले तो क्वीन की चर्चा है, यहां पे भी द क्वीन है और यहां सिंगल टर्म में भी द क्वीन है, बट कह रहा है कि पहले क्वीन की परिचय हो रही है। द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, सो योर आंसर विल बी, इट मींस सेंटेंस की शुरुआत जो है वो डी करेगा, और डी से आपके पास एक ही ऑप्शन है, योर आंसर इज सी। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं कर सकता था क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत इट से है। दिस दैट दीज से सेंटेंस की शुरुआत होती है, लेकिन लिखा है दिस फ्लाइट, तो कौन सी फ्लाइट? उससे पहले कोई चर्चा हुआ होगा, तो ए एंड बी तो शुरुआत करता ही नहीं, रह गई बात सी की। तो जब सेंटेंस आप पढ़े तो ये पता लग रहा है कि सेंटेंस जो है डी पहला होना चाहिए था, देन सी का, सॉरी, डी के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? सो डी बी ए सी विल बी द एग्जैक्ट अरेंजमेंट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको पता है यहां पे ऑफ रखा गया है, और आपने बहुत बार पढ़ रखा है बी वेयर ऑफ, कुत्तों से सावधान नहीं बोलते हम लोग, बी वेयर ऑफ डॉग्स। तो कहीं ना कहीं ऑफ तो प्लेसमेंट है आपका। क्लियर है? इस तरह से आप अगर देखेंगे तो इस फिल इन द ब्लैंक में अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, बी वेयर ऑफ। वेरी जो शब्द है, वेरी जो शब्द है, इसका मतलब है टू बी कॉशियस। बी वेयर का मतलब होता है टू बी कॉशियस, सेम मीनिंग है। अवेयर मीन्स जागरूक, और कॉशियस का मतलब तो पता है अलर्ट और सावधान। एडल्टरेटेड, एडल्टरेटेड लिखा हुआ है ना, एडल्टरेटेड का मतलब है कंटामिनेटेड, दैट इज द मिलावटी, बट योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव ओवन दिस कारपेट्स। एक्चुअली पैसिव वॉइस का टर्म है, एंड पैसिव वॉइस मेनली हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पे फोकस करते हैं। उसके बाद क्या है? हैव ओवन लिखा हुआ है, हैव प्लस V3, तो पैसिव वॉइस में हैव अगर सेंटेंस एक्टिव में दे रखा है तो हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब आप देख पा रहे हैं हैव बीन प्लस V3 की अगर बात करेंगे तो इन दोनों सी एंड डी में हैव बीन का कोई चर्चा ही नहीं है। एक में तो वर लगा दिया, दूसरे में अगर आप देखोगे तो V2 का प्रयोग कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये सी एंड डी ऑप्शन तो गया। अब बचा हैव बीन, बट देख लो सेंस समझ लेते हैं। द प्रिजनर्स हैव बीन वोवन या द कारपेट हैज बीन ओवन, तो कहीं ना कहीं कारपेट बीना गया है, किसके द्वारा? प्रिजनर्स के द्वारा। द कारपेट्स हैव बीन ओवन बाय द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट फॉर्म, मतलब आप नरेशन का क्वेश्चन है। द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रेन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स, मतलब फूल मत तोड़ो, ये कहा गया, प्लीज का प्रयोग किया गया। रिक्वेस्टेड वाला ऑप्शन पहले देखेंगे, तो इस ऑप्शन में रिक्वेस्टेड है एंड लास्ट ऑप्शन में रिक्वेस्टेड है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में रिक्वेस्टेड है ही नहीं, ऑर्डर्ड किया गया, टोल्ड किया गया, बट फिर भी हम इसको देखेंगे। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रेन नॉट टू प्लक द एनी फ्लावर्स,
सिंपल सा बात है, जब डू नॉट डज नॉट की बारी आती है, डू नॉट या फिर डज नॉट का सेक्शन अगर लगा रहे सेंटेंस में, तो हम नॉट टू में कन्वर्ट करते हैं, या जो भी नेगेटिव टर्म है उसको नॉट टू में करते हैं. सो योर आंसर विल बी नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स, ऑप्शन ए, नॉट डी. देखो यहां डू नॉट को डू नॉट ही रख दिया है, तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, वाई डिडंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम. एरर डिटेक्शन का प्रॉब्लम है. वाई डिडंट यू सबमिट, आपको पता है इस टर्म में अगर आप ये देखते हैं कि डिड नॉट और डज नॉट, डिड नॉट और फिर डज नॉट वगैरह अगर आप लेते हो सेंटेंस में, तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. तो वाई डिडंट यू सबमिटेड रखा गया, जो गलत है, होना क्या चाहिए था, सबमिट. क्लियर है. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट, error detection. Electric heaters were providing to all the officers at the guest house. सिंपल सा बात है कि इलेक्ट्रिक हीटर्स गेस्ट हाउस में रहने वाले को इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड किया गया होगा, तो सेंटेंस जो है वो पैसिव में जाएगा. इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग रखा गया, जो गलत है, होना चाहिए था इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड. तो किस पार्ट में गलती है इसे ढूंढना है आपको. योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, है ना. इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड किसको, टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस. गेस्ट हाउस में सारे ऑफिसर्स को इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है वो प्रोवाइड किया गया. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट सिनोनिम्स आपको देखना है. स्ट्रेच. स्ट्रेच का मतलब होता है एक्सपांसन, खिंचाव, फैलाव या विस्तार. स्ट्रेच का मतलब तो आपको पता चल गया कि एक्सपेंशन होता है. अब देख लो, सीज बंद करना, क्लोज बंद करना, कंप्रेस दबाना. योर आंसर विल बी एक्सटेंड, विस्तार करना, फैलाना. एक आप ये भी वर्ड याद रखेंगे, सीज, SEIZ एंड CEASE, दोनों की मीनिंग अलग है. इस सीज का मतलब है जब्त कर लेना, है ना, टेक होल्ड, चाहे वो फोर्सफुली या जैसे करें. एक वर्ड इसी सीज से बना हुआ है, सीज फायर, दैट इज द आर्मिस्टिस या पीस, युद्ध विराम. जैसे अभी लड़ाई जो चल रही है यूक्रेन एंड रूस की, तो कहीं ना कहीं उसमें आप ये कह सकते हैं कि युद्ध ना हो, तो वहां पे क्या लगाया जाएगा, सीज फायर. और अगर कोई वहां पे सीज फायर का उल्लंघन कर देता है तो फिर वो युद्ध की स्थिति बन जाएगी. तो दैट इज द आर्मिस्टिस या पीस. टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइट, कुछ समय के लिए टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइट की बात कर रहा है. तो टेम्पररी सस्पेंशन की अगर बात करेंगे तो उस समय, उस क्षण के लिए युद्ध को रोका गया, तो क्या लगाया गया, सीज फायर. योर आंसर विल बी एक्सटेंड, स्ट्रेच, खिंचाव, उसके सिनोनिम्स वही है, एक्सटेंड करना, फैलाना या विस्तार करना. नेक्स्ट वर्ड है फूल्स. लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. ये इडियम्स दिया गया एग्जामिनेशन में एंड 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है. तो जैसा मैंने लिख दिया है, इन अ फूल्स पैराडाइज का मतलब है मूर्खों का स्वर्ग. कुछ और इडियम्स उसी फूल्स पैराडाइज का है, दैट इज द यूटोपिया, पाइप ड्रीम, कैशल इन अ एयर, डिल्यूसिव कंटेंटमेंट एंड फैंटेसी. आप यहां पे कह सकते हैं डे ड्रीम. एक वैसा दुनिया, काल्पनिक दुनिया, हवाई किला बनाना, वैसा सेंस में ये हम फूल्स पैराडाइज का यूज कर सकते हैं. या वैसा इंसान जो डिल्यूसिव कंटेंटमेंट में है ना. इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति काफी झूठी खुशी में है, उसके मतलब सारी चीजें प्रॉब्लम में हो लेकिन वो सो कर रहा हो. तो टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड, है ना. यही चीज है कि आप ऐसा मानकर रखें कि मेरी सिचुएशन अच्छी है बट आप अच्छे कंडीशन में हो नहीं, तो ऐसी काल्पनिक दुनिया में होना, दैट इज द फॉल्स पैराडाइज. टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन भी सेंटेंस की मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहां पे आंसर हम लेंगे टू बिलीव रॉन्गली दैट यू आर इन गुड सिचुएशन. नेक्स्ट वर्ड है मिस स्पेल्ड. पैराशूट, पार्टनर, टैरिफ एंड सार्जेंट. पैराशूट हम किसको कहेंगे, a cloth canopy which fills with air and allows a person on heavy object or heavy object attached to it
डिसेंड करने के लिए, स्लो मोशन में जब हम डिसेंड करते हैं ना, पैराशूट वगैरह से किसी ऊपर से हम डिसेंड करते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह से नीचे आते हैं, तो पैराशूट की स्पेलिंग तो सही है और पार्टनर की स्पेलिंग सही है, टैरिफ, TARI ओनली सिंगल, सॉरी डबल F, TA सिंगल R, नॉट RR दो बार यहां पे रखा गया, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसी की आंसर जो स्पेलिंग जो है वो गलत रखा गया है। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स, है ना, टोल टैक्स जो कहते हैं, आप एक्साइज कह सकते हैं। एंड सार्जेंट की जो मीनिंग है दैट इज द रैंक और पोजीशन इन द आर्मी और एयर फोर्सेस। पार्टनर की सिनोनिम्स मैंने रख दिया, बेटर हाफ, कॉन्सॉर्ट, मैट एंड स्पाउस। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड पूरी आपको पता हो गया और जिसकी स्पेलिंग गलत था वो आंसर आपने देख लिया। सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स have gone off or tracking expedition। सबसे पहले आप ये समझो कि सेंटेंस को किससे जोड़ रखा, वो as well as। सेंटेंस as well as से पहले एक सब्जेक्ट है, as well as के बाद भी एक सब्जेक्ट है। तो याद रखना as well as से जुड़ने वाला, in addition to से जुड़ने वाला टर्म, with, together with, besides, एज वेल एज, ये सारे टर्म से अगर सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। तो सुप्रिया के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए हैज गॉन ऑफ, नॉट हैव गॉन ऑफ। आपने हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर ले लिया है तो वो गलत है। एग्जामिनेशन में हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैव रख दिया, बट आपका आंसर सुप्रिया के अकॉर्डिंग होगा और योर आंसर विल बी हैज गॉन। Next term. Select the most appropriate option to fill in the blank. I should have stopped them then and there, but it never even dashed to me that I should. सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि हमें उसे उसी वक्त उसी समय रोक देना चाहिए था, बट ये आपके माइंड में नहीं आया। तो suggested, occurred, happened and remind, your answer will be occurred। क्यों occurred होगा? क्योंकि occurred की मीनिंग मैंने लिख दिया है यहाँ पे, कम इन टू द माइंड इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जब आपके ब्रेन में कोई वैसी चीजें आती है तो दैट इज द ऑकर्ड। रिमाइंड, हैपेंड, ये सब होगा नहीं यहां पे। अब ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का टर्म है। कॉम्प्रिहेंशन में पहले सेंटेंस पढ़ रहे हैं आप, पूरी पैसेज पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि उस पूरी पैसेज का टेंस क्या है, एंड अगर उसकी थीम को आप समझ सकें तो बेटर ही होगा, क्योंकि ग्रामेटिकल अप्रोच से आप सारे को करेक्ट नहीं बना पाएंगे, थीम समझना ही पड़ेगा। तो बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन fled to safety. According to eyewitness, elephants screamed and ran for grounds, dogs refused to go outdoors, flamingos abandoned dash low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelter। तो सिंपल सा बात है, इसमें ये कह रहा है कि बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब उस जायंट का आने से पूर्व, इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट से टकराने से पूर्व वहां के जंगली जानवर और एनिमल्स को ये आभास हो जाता है कि कुछ घटना घटित होने वाली है, कुछ होने वाली है। तो देख लो, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, डैश टू नो, बताओ वर सिम। अब देखो हर जगह सेंटेंस में टेंस पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप टेंस पकड़ लिए तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जी, यहां पे लिखा हुआ स्लैम्ड, दूसरे सेंटेंस में स्क्रीम्ड, इस तरह से यहां पे रखा गया रिफ्यूज्ड, इस सेक्शन में रखा गया अबेंडेंड। तो आपको पता हो गया एनिमल रस्ड इनटू, तो कहीं ना कहीं ये मैटर पता हो गया कि सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस सिनेरियो में ज्यादा जा रहा है, पास्ट सिनेरियो की बात कर रहा है। अब देखो वर सिम्ड तो पैसिव टर्म है, ऑप्शन गया, सीमिंग ले ही नहीं सकते, सीम प्रेजेंट सिचुएशन की बात होगी, पास्ट में एकमात्र ऑप्शन आपके पास बचा है सिम्ड। तो कहीं ना कहीं आप अगर इस तरह से टेंस पता कर लेते हैं, पूरी पैसेज का थीम समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है, सेकंड में क्या फिल करोगे कि बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका,
वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल को ये पता लग जाता है, सीम टू नो, सीम्ड, है ना, टू नो दैट व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है। आप बताओ कि वे लोग फ्लीट टू सेफ्टी, वो लोग कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं, है ना। तो अब बताओ कौन कौन, तो सबसे पहले लिखा हुआ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, उन टर्म के लिए, प्लूरल नाउन के लिए जो प्रोनाउन लोगे सब्जेक्टिव टर्म में, वो क्या लोगे, दे। अगर आप देम लेते हो तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आपका कहना होगा सर अस तो ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों गया, और एक बचा वी। इस सेंटेंस में वी की चर्चा नहीं है, एनिमल्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स की चर्चा है, तो उसके लिए आप वी नहीं लेंगे, उसके लिए क्या लेंगे, दे, क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन, प्लूरल टर्म अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो दैट इज द ओनली ऑप्शन इज दे। ओके, नेक्स्ट टर्म है ये, दे फ्लीड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस, जो चश्मदीद गवाह हैं, जो उस घटना को जिन्होंने देखा उसके आई विटनेस के अकॉर्डिंग, तो उसके उस टर्म के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट, नरेशन, एक्सप्लेनेशन एंड अकाउंट्स, याद रखना स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, उसके व्याख्यान के अनुसार, तो उन्होंने व्याख्या नहीं किया, उन्होंने देखा और उसकी पूरी प्रोसेस को समझा, बताया। सो नॉट द स्टेटमेंट, नॉट द नरेशन, योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड डैश रैन फॉर डैश ग्राउंड। उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, उसकी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। यहां पे अकाउंट्स का मतलब खाता नहीं हुआ, यहां पे अकाउंट्स का मतलब वो पूरी प्रोसेस जिसमें उसने उस एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, दैट इज अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। द नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 4, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर डैश ग्राउंड्स, हाईएस्ट ग्राउंड, मोर हाई ऑप्शन तो गया, हाई लेंगे नहीं, हायर प्लेस पे जाएगा, है ना, कि एलिफेंट स्क्रीम्ड, गुर्राया, चिल्लाया, हिनहिनाया, एंड जोर से वो उस एरिया में गया। रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग्स भी इनकार कर गया बाहर जाने से। फ्लेमिंगोस अबंडेंड डैश एरिया। अब आप देखते हैं फिल इन द ब्लैंक, फिफ्थ में क्या फिल करेंगे आप, फ्लेमिंगो अबेंडेंड देयर, देयर्स तो पजेसिव प्रोनाउन होता है, आवर यहां पे वी का चर्चा था नहीं, हर ले नहीं सकते, क्योंकि यहां वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स की बात हो रही है, सो आंसर विल बी देयर। तो इस तरह से पूरी पैसेज ना एक घटना से रिलेटेड है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो फ्लेमिंगोज है या जो डॉग्स है, एनी वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको ये पता चल जाता है कि कोई कुछ होने वाला है, वो हायर प्लेस को ढूंढते हैं, है ना, वो अपनी सेफ्टी के लिए कोई ऐसे जगह पर चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो पूरी थीम उसी से रिलेटेड था। तो आशा करते हैं कि ये सारी पैटर्न, ये टर्म आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस तरह की सारी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।